हे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइक आई इसमें। आज का वीडियो बजट पे रहने वाला है। दोस्तों, बजट को समझने के लिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है। इस 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद बजट को समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे वर्ष के 31 मार्च को खत्म हो जाता है। लेकिन आगामी वर्ष के लिए बजट इसी वर्ष के फरवरी माह में जारी किया जाता है। तो दोस्तों, बजट को समझने के लिए हमें 3 चीजें समझना जरूरी होता है: प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और कमिंग ईयर। प्रीवियस ईयर के जो आंकड़े बजट में दिए गए होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वहीं करंट ईयर के जो आंकड़े दिए गए होते हैं वो संशोधित होते हैं और कमिंग ईयर के आंकड़े अनुमानित होते हैं। ये सामान्य सी बात है कि प्रीवियस ईयर खत्म हो चुका होता है तो इसका जितना भी डाटा होता है वो वास्तविक होता है। वहीं जो करंट ईयर होता है उसके लगभग 10 महीनों के आधार पे ये आंकड़े जारी किए जाते हैं और जब तक करंट ईयर खत्म होगा तब तक इन आंकड़ों में संशोधन हो सकता है और होता भी है। वहीं जो इस करंट ईयर के फरवरी माह में जो बजट पेश किया जाता है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक अनुमान होता है। सरकार अपनी आय का अनुमान लगाती है और उसी आधार पे आगे अपने खर्चों का निर्धारण करती है। लेकिन इस वर्ष कुछ अलग रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष पिछले दोनों फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों ही प्रीवियस ईयर होंगे, जिनके दोनों के आंकड़े वास्तविक होंगे और अभी जो बजट पेश किया जाएगा वो बचे हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए अनुमानित आंकड़ों के आधार पे होगा। आइए अब अंतरिम बजट और जनरल बजट की कुछ सामान्य बातों को जानने का प्रयास करते हैं। इस वित्त वर्ष में आम चुनाव की वजह से 2 बार बजट पेश किया गया। चुनाव से पहले एक परंपरा चली आ रही है कि न तो इकोनॉमी सर्वे जारी किया जाएगा और न ही कोई भारी भरकम बजट पेश किया जाएगा। इकोनॉमी सर्वे चुनाव से पहले वाले बजट में जारी नहीं किया जाता और जो बजट पेश किया जाता है उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। अंतरिम बजट पिछले बजट की ही तरह होता है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार के द्वारा इकोनॉमी सर्वे भी जारी किया जाता है और शेष बचे वित्त वर्ष के लिए एक जनरल बजट भी पेश किया जाता है जिसे हम आम बजट कहते हैं। आइए अब समझते हैं बजट को कैसे पढ़ा जाता है। बजट 2 प्रकार का होता है। पहला रेवेन्यू बजट होता है और दूसरा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को हम राजस्व बजट कहते हैं, वहीं कैपिटल बजट को हम पूंजी बजट कहते हैं। रेवेन्यू बजट को 2 तरह से देखा जाता है। पहला प्राप्तियां या जिसे आय कहते हैं या जिसे रिसिप्ट्स कहते हैं। दूसरा खर्चा होता है जिसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरीके से पूंजी बजट में भी आय और खर्च का अलग अलग अकाउंट बनता है। अब देखते हैं कि रेवेन्यू बजट में आय कहाँ से आती है। ये 2 जगह से आती है, एक टैक्स से और दूसरा नॉन टैक्स से। टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम शामिल करते हैं इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, ईटीसी। इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स को शामिल किया जाता है। नॉन टैक्स में आने वाली आय फीस से आती है, फाइन, दंड, चालान वगैरह होते हैं उनसे आती है। उसके अलावा सरकार को मिलने वाले ब्याज से राजस्व प्राप्त होता है। उसके अलावा लाभांश जिसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं उससे इनकम प्राप्त होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल ग्रांट्स जैसे WTO या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ग्रांट्स मिलते हैं उनसे भी राजस्व आय प्राप्त होती है। लाभांश से होने वाली आय नॉन टैक्स में सबसे ज़्यादा है और इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी कंपनी के लाभ का एक अंश गवर्नमेंट को भी मिलता है। ये तो थी राजस्व आय। अब हम देखेंगे राजस्व खर्चे। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रीपेमेंट, सरकार के द्वारा ब्याज भुगतान, उसके अलावा सैलरी, ग्रांट्स और सब्सिडीज शामिल है।
सब्सिडीज की बात करें तो इसमें फूड, फर्टिलाइजर और एलपीजी सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, और इन तीनों में फूड और फर्टिलाइजर में काफ़ी सारा पैसा राजस्व से निकल के जाता है। इसके अलावा अगर ग्रांट्स की बात करें तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए स्टेट को दिया जाता है। वहीं राजस्व बजट का लगभग 41% स्टेट को दिया जाता है, उसके बाद ये पूरा सेंटर का बजट बनता है। कैपिटल बजट से प्राप्त होने वाली आय दो तरह की होती है, एक डेट से प्राप्त होने वाली आय और दूसरी नॉन डेट से प्राप्त होने वाली आय। डेट दो जगह से आता है, एक इंटरनल जो इंडिया के अंदर से आता है वो सबसे ज्यादा होता है, और दूसरा एक्सटर्नल जो इंडिया से बाहर से आता है। वहीं नॉन डेट में भी कुछ सेक्टर है जो कैपिटल आय जनरेट करते हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा आईपीओ लाना, रिकवरी भी कैपिटल बजट में शामिल होती है। लोन में दो चीजें होती है, एक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हमने रिवेन्यू पार्ट के नॉन टैक्स में रखा था, वहीं प्रिंसिपल को हम यहीं कैपिटल आय के नॉन डेट पार्ट में रखते हैं। अब बात करते हैं पूंजीगत खर्चों की। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चे किए जाते हैं, जो एसेट्स का निर्माण करते हैं, जैसे हाईवेज का निर्माण करना, एयरपोर्ट बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना। उसके अलावा रीपेमेंट्स ऑफ लोन होता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा खुद इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये तो आता है पूंजीगत खर्च में, लेकिन टोटल पूंजीगत खर्च निकालने के लिए हमें प्रभावी पूंजीगत खर्च निकालना पड़ता है, जिसको निकालने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो राज्यों को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ग्रांट मिलता है उसको हम जोड़ते हैं, तो उससे हमें प्रभावी पूंजीगत खर्च प्राप्त होता है। आइए अब समझते हैं टाइप ऑफ डेफिसिट। घाटे कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बजट घाटा हमेशा ही जीरो होता है, क्योंकि कुल प्राप्तियां या कुल प्राप्त आय कुल खर्च के बराबर होती है, और उनका अंतर हमेशा जीरो आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें सरकार के द्वारा ली गई उधार और अन्य देयताएं शामिल होती हैं। तो घाटों का सही आकलन के लिए कुछ फॉर्मूले इजाद किए गए। आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी फॉर्मूलों को। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट पे बात करते हैं। इसे निकालने के लिए रेवेन्यू इनकम में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम माइनस करते हैं, जिससे हमें राजस्व घाटा प्राप्त होता है। और इस राजस्व घाटे में ब्याज भुगतान के साथ साथ अनुदान भी शामिल होते हैं, और ये घाटा सरकार की आय में हुई कमी को दिखाता है, और उसके साथ साथ ये बताता है कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पे इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं इस घाटे में एक समस्या भी देखी जाती है कि इसमें अनुदान जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी साथ में जुड़ी हुई होती है, लेकिन हम कैपिटल को रेवेन्यू में नहीं रख सकते, तो एक नए फॉर्मूले का इजाद किया गया जिसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए हम राजस्व घाटे में से कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दी गई ग्रांट्स को माइनस करते हैं, जिससे हमें प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है, जो सरकार की ब्याज भुगतान जरूरत को दिखाता है। अब एक इम्पोर्टेंट घाटे की बात करते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, वो है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को निकालने के लिए कुल खर्चे में से राजस्व प्राप्तियों के साथ साथ ऋणों की वसूली और डिसइन्वेस्टमेंट को माइनस किया जाता है, जिससे हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। और यह सरकार के उधार और अन्य देयताओं संबंधी जरूरत को बताता है। मीन्स ब्रोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज के बारे में ये बताता है कि सरकार को कितना लोन लेने की जरूरत है। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से या एफआरबीएम के एक्ट के प्रभाव को कम करने के लिए एक नए फॉर्मूले को लागू किया गया, जिसे प्राइमरी डेफिसिट बोला जाता है। इस प्राइमरी डेफिसिट को निकालने के लिए फिजिकल डेफिसिट में से जो राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान है उसको माइनस किया जाता है, जिससे हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। और सरकार के द्वारा कहा जाता है कि ये बहुत पुराने लोन पे किया गया ब्याज भुगतान है, जिससे इसी से सही घाटे का आकलन होगा।
तो दोस्तों, हमने जाना कि किस प्रकार बजट घाटे का आकलन किया जाता है। इसके साथ ही हमने जाना कि सरकार की दोनों तरह की इनकम, कैपिटल और रेवेन्यू कैसे प्राप्त होती है और दोनों तरह के खर्चे कैसे किए जाते हैं। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमारे चैनल लाइक आइए से जुड़े रहें। धन्यवाद।